एवरीवन, जैसे कि आप लोग देख रहे हो 30 मिनट में मैंने लेक्चर नंबर 2 रिवाइज करवाना है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और क्या क्या टॉपिक मैं कवर करवाने वाली हूँ और कौन से टॉपिक आपको नहीं आते इसमें, क्योंकि लेक्चर 2 में सर ने जितने भी टॉपिक बताए हुए हैं मैंने सारे के सारे एक साथ नोट कर लिए, जिससे आपको इसके लेक्चर की डेप्थ के बारे में पता चल जाए। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम। इसका मतलब ये होता है क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं वो आप देखेंगे। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल्स के बारे में, जो कि हम लोगों ने पढ़ा XUM इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड बॉडी के बारे में, जिसमें हमें पता होता है क्योंकि लेक्चर फर्स्ट आपने अटेंड किया है तो आपको पता होगा अगर एक्सटेंडेड बॉडी गिवन है तो उसमें हम लोग देखते हैं बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। ठीक है, और उसके बाद अपन पढ़ेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें दो आएंगे, लीनियर मास डेंसिटी और एरिया मास डेंसिटी। ठीक है, और फिफ्थ वाले में हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म केसेस, जैसे कि कोई भी रॉड दे दी जाए तो उससे हमसे पूछ लिया जाए कि इसका आप बताओ XUM कितना होगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास याद करने होंगे, जो भी वो होते हैं ना कुछ याद करने वाले स्पेसिफिक, जैसे कि सेमी रिंग का, डिस्क का, आर्क का, वो अपन करेंगे। और इसमें अपन करेंगे 29 क्वेश्चंस, जिसमें JEE मेंस इंक्लूड होगा, नीट PYQ इंक्लूड होंगे और एडवांस के क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है और आपको हर एक चीज़ समझनी है तो भाई 30 मिनट मेरे साथ आ जाओ, और आपको 2x पे देखनी है तो 15 मिनट में हो जाएगा। सो चलो लेट्स को स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा बहुत अच्छे से टॉपिक, क्योंकि मेरे अंदर है बहुत सारी एनर्जी। सबसे पहले सुनो, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सेंटर ऑफ मास है जहाँ पे हमने सारी बॉडी को अज्यूम कर लिया है कि यहाँ पे होगा। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसका मैं आपको बताती हूँ क्यों सही नहीं है। सबसे पहले आप लोग देख लो, ये रही डिस्क। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारे पॉइंट हो गए। यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि M1 मास है और इसकी B1 से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे M2 है और ये B2। ठीक है, आप लोग देख सकते हो जब हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं ना तो वो क्या निकलती है वो आप पहले देखेंगे, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो जब हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू M1 तो वो निकलती है हाफ M1 B1 स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे की निकालते तो हाफ M2 B2 स्क्वायर। और डिस्क में पता नहीं कितने ज़्यादा पॉइंट होंगे तो हमें इनफाइनाइट मान लेते, क्योंकि 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो होंगे नहीं, कई सारे होंगे, तो इसलिए हमने वो कर लिया। तो अगर ऐसे देखा जाए ना तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन यहीं पे हमने क्या किया कि सारे मास को एक साथ अज्यूम कर लिया। तो आपको पता चलेगा ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, पूरी तरीके से सही क्यों नहीं है। तो हमने क्या किया, जितना भी ये सारे मासेस थे उनको अज्यूम कर लिए सेंटर ऑफ मास पे। जब हमने काइनेटिक एनर्जी पॉइंट के हिसाब से निकाली, वही हम लोग जो करते आए हैं, बिंदु हटाओ बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, तब हमने ऐसे जब सॉल्व किया ना तो इससे पता चला है कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। तो आप लोग देख सकते हो सारे मास को सेंटर पे अज्यूम करने के जब करा तो हमें मिला कि काइनेटिक एनर्जी है वो 0 है। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से सही है, जब हमने ऊपर वाले से निकाला तो काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, 0 नहीं थी, और जब हमने अज्यूम कर लिया सारे मास को तो वहाँ पे आया 0। तो दैट्स वाई ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने वाली। सोच सकते हो कि 2 घंटा 22 मिनट के लेक्चर था, उसमें अपन सारी चीज़ें कंप्लीट करते, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ तो कंप्लीट कर ही लिए हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका सारे बॉडी पे अज्यूम करते तो वो 0 होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब पढ़ते डिस्क्रीट पार्टिकल के बारे में। ये चीज़ लेक्चर फर्स्ट में हमने बताई है कि जब एक्स सेंटर ऑफ मास पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं M1 X1 M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, सेम फॉर Y CUM और RCUM। ठीक है, जो यहाँ पे RCUM है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास है, जहाँ पे M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 और अपॉन में टोटल मास कर दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो ये सारा दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटेंडेड बॉडी के। भाई साहब, अपन ने लेक्चर फर्स्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, बट इसमें अपन इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे एक्सटेंडेड बॉडी पे। ठीक है, तो डिस्क्रीट पार्टिकल जब भी आ जाएगा तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो XUM इज इक्वल्स टू M1 X1 से। और एक्सटेंडेड बॉडी जब गिवन होगी तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक रिंग दे रखी है जिसका मास 10 किलोग्राम दे रखा है और रेडियस 2 मीटर दे रखी है, और दूसरा है रॉड यहाँ पे जो कि 20 किलोग्राम है, उसका रेडियस 10 मीटर है। ठीक है, तो हमें सर ने SKC में बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना एक्सटेंडेड बॉडी टाइप, तो आपको क्या करना है, बस एक ही स्टेटमेंट याद कर लो, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। तो अपन ने रिंग की जब बॉडी हटाई तो यहाँ पे बिंदु जब लगाया ना तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास 10 किलोग्राम होगा और 0,0 इसका वो दे रखा होगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 किलोग्राम है, और आप लोग देख सकते हो 10 मीटर दे रखी थी। जब हमने बीच में इसको सेंटर ऑफ मास माना ना तो ये 20 किलोग्राम आ जाएगा, और यहाँ पे 2 मीटर ऑलरेडी रेडियस थी, और जब यहाँ पे 10 मीटर थी ना तो वो कितनी आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी, 10 आएगी ना।
10 की कितनी आधी होती है, 5 होती है ना, तो दैट्स वाई यहाँ पे 7 हमने कर लिया, तो 7,0 इसकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो बच्चों का बैकलॉग होता है ना, उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, मुझे पता है। तो आई थिंक इस चीज़ से आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बाई सी तो 0 होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ भी 0 है और उधर भी 0 है। ठीक है, एक्स यू आप निकाल सकते हैं M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन टोटल मास। जब निकालेंगे तो 140/30 आ जाएगा, तो 14/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो जल्दी जल्दी कराना है तो भाई ऐसे तो रिवीजन होगा ही। ठीक है, तो R = 10 किलोग्राम दे रखा है, सॉरी गाइज M = 10 किलोग्राम दे रखा है, हमने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, सो प्लीज़ माइंड मत करना। और रेडियस यहाँ पे 2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक स्क्वायर और एक यहाँ पे रिंग दे रखी है। ठीक है, तो इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो वही सेम चीज़ से बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाई तो 10 किलोग्राम आ गया, 0,0 यहाँ पे उसकी वो आ गई, और इसके बाद जो इसके पॉइंट थे 20 किलोग्राम के 7 आ गए। वही सेम ऊपर वाला ही जैसा है, कुछ भी नहीं है। आंसर जब निकाले हुए ना तो 140/30 आएगा, वही 14/3। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक रेक्टेंगल सीट है और जो कि 4 किलोग्राम की है और ऊपर 10 मीटर है, नीचे ये ब्रेड्थ इसकी देख सकते हो 6 मीटर और एक रिंग दे रखी है जिसका मास 2 किलोग्राम है और रेडियस 10 मीटर है। तो बस कुछ भी नहीं करना, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। तो अपन जैसे बॉडी हटाते थे वैसे ही हटाएंगे और बिंदु लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो जब हम इसके रिस्पेक्ट में रेक्टेंगल के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो यहाँ पे 4 किलोग्राम और यहाँ पे 0,13 आ जाएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको समझाती हूँ। एक बात बताओ, ऊपर 10 है, ठीक है, और ये जो 6 मीटर है ना, 6 मीटर का आधा क्या होता है, जब हम यहाँ पे करेंगे ना तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 6 मीटर का आधा कितना होगा, 3 यहाँ पे 3 नीचे। ठीक है, तो जब हमने बीच में एज्यूम किया तो इसका 3 होगा, ऊपर वाले का 10 है, तो ओवरऑल 13 हो जाएगा। तो 0,13 इसका पॉइंट हो जाएंगे। ओके, अब नीचे की बात करते हैं। इसमें देख सकते हो कि रेडियस 10 मीटर है और 2 किलोग्राम मास है इसका। ठीक है, तो अब ये 10 है ना, इसके जब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट तो वो तो ऑफकोर्स 0,0 होंगे, तो इसमें ज़्यादा वो नहीं करने, नाटक नहीं करना। ओके, सॉरी गाइस, मैं बिल्कुल गाली नहीं दे रही थी, सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्स जो है वो 0 आ जाएगा और बाई सी आप निकाल सकते हैं M1/1 प्लस M2/2 अपॉन टोटल मास। तो M1 तो चलो M1/1 तो 0 हो जाएगा और M2/2 तो आप 13 × 4 अपॉन 6, तो ओवरऑल जब निकालेंगे तो 26/3 आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है चौथा क्वेश्चन। चलो जल्दी पढ़ते हैं। 2 ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 किलोग्राम मास is। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 2 मासेस हैं, एक 10 किलोग्राम का है, एक 20 किलोग्राम का है। यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया कि 0,0 इसके हॉरिजॉन है और यहाँ पे 10,0 है। जब वहाँ पर ने सॉल्व किया ना तो बाई तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो बाई इधर भी 0 उधर भी 0, लेकिन एक्सियम जो होगा वो M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन टोटल मास आ जाएगा। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 20/3 आ जाएगा। ठीक है, 20 × 10 तो 200/30 होगा, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो 20/3 आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है उनको मैं लिख के समझाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना, क्योंकि वीडियो अब डेली आएगी। ठीक है, 2 पार्टिकुलर मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम आर रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 5 किलोग्राम पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस ऑफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 5 किलोग्राम का है, 10 किलोग्राम का है। यहाँ पे जो ओरिजिन है 0,0 है, इसके 1,0 है। ये नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, जब अपन ने इसे सॉल्व कराना तो आप लोग देख सकते हो कि जो एक्स आयन है वो M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2 जब निकालेंगे ना इससे तो यहाँ पे आंसर आएगा 2/3 मीटर। जब हमें सेंटीमीटर में चाहिए होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 200/3, तो आंसर आ जाएगा हमारा नियरली 67। ओके गाइज, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो ना तो सारा लेक्चर खींच जाओगे, समझ जाओगे अच्छे से। ठीक है, और यहाँ पे 2 मास दे रखे थे ऑलरेडी, बस बीच में हमने ना 10 किलोग्राम का भी मास ऐड ऑन कर दिया है। जैसे यहाँ पे 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम और बीच में और हमने एक 10 किलोग्राम का ऐड ऑन कर दिया। जब किया ना तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका 0,0 है, उसका 1,0 है। ठीक है, ओरिजिन तो एक्सियम कितना हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में 0 आएगा और इसका 10 किलोग्राम और 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये एक है ना तो इसका आधा 1/2 हो जाएगा, प्लस 10 × 1 और जितने भी मास है सबको जोड़ दो, 5 + 10 ओवरऑल देखा जाएगा 25 आएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो 3/5 आएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 7th वाला क्वेश्चन। ये नीट 2009 में आया था। 2 बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम है पोजीशन वेक्टर I कैप 2j कैप प्लस k कैप एंड -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली। द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज अ पोजीशन वेक्टर RCM जो होगा वो M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन टोटल मास कर देंगे। ठीक है, M1 यहाँ पे 1 है। ठीक है, और उसके बाद जितने भी इसके पोजीशन में वो है ना तो वो I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और 3
एम है M2 है और R2 की वैल्यू जो है वो -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप अपॉन टोटल मास कर देंगे तो 1 + 3 आ जाएगा। ठीक है, जब अपन इसे सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग देख सकते हो आई के टर्म में तो i प्लस i -9j कैप तो -8i कैप आ जाएगा, प्लस 2j कैप -6j कैप -4j कैप आ जाएगा और प्लस k कैप प्लस 3 कैप क्या परी गाइस जवान लड़खड़ाई चिंगम खा के। ओके अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली कर सकते हो। वैसे ये बढ़ते 8वें क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, उसका मास 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम और 2.5 किलोग्राम है। वो प्लेस कर दिए गए तीनों कॉर्नर पे राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ साइड फ्रॉम 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एस वन इन द फिगर। द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम इज एट अ पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हो रहा है मेरी जुबान को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1 किलोग्राम यहाँ है, 1.5 किलोग्राम यहाँ पे रखा, ऊपर 2.5 किलोग्राम दे रखा, इसके पॉइंट भी दे रखे 0,0, 3,0, 0,4। जब अपन सॉल्व करेंगे ना तो आप आराम से कर सकते हो M1 X1 M2 X2 ऐसे करके। ठीक है, ये हम आपको होमवर्क दे रहे, जल्दी से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए। तुमको मम्मी कसम है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करियो और तुरंत मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको, बस आंसर बता देना। आप तो आप चीटिंग तो कर ही सकते हो प्लीज़ मेरे लिए, मैंने कसम दे रखी है आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं ये 9वें क्वेश्चन की तरफ। 2 बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम हैव ए पोजीशन वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप एंड -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप रिस्पेक्टिवली। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल बी सिमिलर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो RCM जो होगा वो M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, जब अपन सॉल्व करेंगे ना इस क्वेश्चन को, आप लोग खुद सोचो, M1 हमें दे रखा है, गाइस कॉल आ गई थी, सॉरी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो RCM जो होगा वो M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2 कर देंगे। ठीक है, M1 हमें गिवन है और R1 की वैल्यू भी गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी गाइस, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे ना मास 3 किलोग्राम और 2 किलोग्राम से सॉल्व होगा। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन तो बहुत अच्छे से सॉल्व करा था, लेकिन यार यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप इजीली निकाल सकते हो RCM की वगैरह। ठीक है, आराम से निकल जाएगा, कुछ भी ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, जो होगा वो मैं आपको करा दूँगी। तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन मेरे को ये लगेगा कि काफ़ी टफ है तो वो आपको कराने के लिए मैं लिख के करवाऊंगी। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 10वां क्वेश्चन। अ रॉड ऑफ लेंथ 5L इज बट राइट एंगल कीपिंग ऑन वन साइड लेंथ एज 2L। द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम कंसीडर L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 3 किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम का है। तो आपको एक्सटेंडेड बॉडी के लिए आप ये कर सकते हो कि बॉडी को हटाओ और बिंदु लगाओ। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसके जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इसका जो पॉइंट होगा 0,15 होगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर ये था तो 0,15 हो जाएगा 3 किलोग्राम का। 2 किलोग्राम का 10,0 हो जाएगा, क्योंकि 20 है तो जब सेंटर में लेके लिखेंगे तो 10,0 कर देंगे तो XUM आ जाएगा। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4i कैप प्लस 9j कैप। तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और भाई साहब 16.5 घंटे, सॉरी 16.5 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं जी एडवांस के क्वेश्चन। देखो सर ने होमवर्क दिया था, मैंने बहुत शिद्दत से इस क्वेश्चन को किया था, तो आप भी प्लीज़ इसको शिद्दत से करना। ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको करो खुद से दिमाग लगा के। ठीक है, वैसे मैं आपको हिंट तो दे ही दूँगी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कोऑर्डिनेशन दे रखे हैं अलग अलग पार्ट के, जो कि है आउटर सर्कल का 0,0, लेफ्ट इनर सर्कल का -a,0, राइट इनर सर्कल का दे रखा है 0, a, वर्टिकल लाइन का दे रखा है 0,0 एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का दे रखा है 0,-1। ठीक है, द बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंक, जैसे कि आप लोग देख सकते हो सॉल्यूशन पूरा है। ठीक है, आउटर सर्कल का जब आप निकालेंगे तो मास गिवन है, y1 गिवन है, तो m1 y1 करेंगे तो इसका 0 आ जाएगा। लेफ्ट इनर सर्कल का देख सकते हो, इसका जब होगा तो मास m और y2 सारी चीज़ें गिवन है। राइट इनर सर्कल का निकालना है, वर्टिकल लाइन का ऐसे निकाल देना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का निकाल देना है और सबको समेशन कर देना। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आंसर आएगा वो A/10 आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे खुद से दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा भरेगा। तो आप प्लीज़ करिएगा, क्योंकि मैंने भी किया तो मैं तो चाहूँगी कि आप भी करें सॉल्व। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 11वां क्वेश्चन। द सेंटर मास ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज x सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लैट सरफेस, द वैल्यू ऑफ x इज। अब खुद बताओ यार, हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कितना होगा? अभी आपको याद करवाऊंगी डेली। ठीक है, तो वो होता है 3r/8। लिख के भी बता देती हूँ, यहाँ पे r की वैल्यू गिवन है तो ओवरऑल आंसर 3 आ जाएगा। अब आपको लिख के बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें किस तरीके से निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी दे रखा है उसको बना लो। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास सॉलिड हेमिस्फीयर का पूछा गया है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास की वैल्यू याद करनी होगी, क्योंकि लास्ट में आपको याद करवाऊंगी डेली। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर की जो वैल्यू होती है वो 3r/8 होती है। ठीक है, और हमें r की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, जो कि है 8। जब अपन इसमें पुट करेंगे 3 × 8/8 तो आंसर आएगा 3। दैट्स इट। कुछ भी इसमें था ऐसा जो आपको ना आता हो,
समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 12वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म कॉन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0 इफ द रेडियस ऑफ बेस इज r, इट्स हाइट इज़ h, देन z0 इज़ इक्वल टू। तो वही पूछा है। तो आप लोग एक बात बताइए कि जो सॉलिड क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास ऑफ द सॉलिड यूनिफॉर्म कॉन, सॉलिड कॉन का क्या होता है, Hy4 होता है ना। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, आपको कुछ भी फालतू का नहीं करना है, जस्ट आंसर पुट आउट करना है जो भी दे रखे होते हैं, क्योंकि ना सिमेट्रिक बॉडीज़ के आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो आप याद कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 2 आइडेंटिकल स्फीयर ईच मास 2 m आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल विथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड इक्वल टू 4 मीटर ईच, टेकिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 साइड्स एज origin, the magnitude of position vector of the center of मास ऑफ द सिस्टम इज 4√2 फेयर द वैल्यू ऑफ एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है जो कि फैम में पूछा गया था। इसकी वैल्यू देखो, ये 2 स्पीयर हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मतलब 2 मीटर ऐसे, और इसका सब कुछ गिवन है। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, क्योंकि मैं तो इसे सॉल्व करूँगी। तो जो क्वेश्चन होमवर्क में दे रखे हैं जल्दी से खुद सॉल्व करा करो, और जो क्वेश्चन ना आया करे प्लीज़ कह दिया करो, दीदी ये 11वां क्वेश्चन बता दो, 12वां क्वेश्चन बता दो, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करूँगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है जिसका मास दे रखा है और रेडियस के बिना। ठीक है, और यहाँ पे एक डिस्क और दे रखी है, और एक गाइस यहाँ पे ना मैं बनाना भूल गई थी, एक रॉड भी दे रखी है। ठीक है, जिसका मास मैंने ना सॉल्यूशन में तो लिखा है बट उसमें नहीं लिखा है। तो ये एक्सटेंडेड बॉडीज़ है। एक्सटेंडेड बॉडीज़ का एक ही नियम है, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। बस एक्सटेंडेड बॉडी जैसी दिख जाए आप बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर था कि रेक्टेंगल था। तो हमने जब इसकी बॉडी हटाई और बिंदु लगाया तो 2 किलोग्राम का था, और इसका जो ओरिजिन है वो कितना गिवन है वो देख सकते हो 0,10 है। ठीक है, और यहाँ पे भी गिवन है। मैंने आपको कहा ना कि वो रॉड थी, मैंने सोल्यूशन में तो लिखा बट उसमें नहीं लिख पाया। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मौन व्रत हो चुका था, क्योंकि मैंने ना क्वेश्चन में लिखा नहीं था। बट आप लोग ध्यान से देख लो, यहाँ पे 2 किलोग्राम और 5,0 है, और डिस्क का भी यहाँ पे जो मास है वो है 4 किलोग्राम, और इसके ओरिजिन दे रखे -4,0। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे एक्सयूएम से तो वो -3/4 आएगा, बेएसयूएम जो होगा वो 3 आएगा शायद। ठीक है, शायद वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैंने खुद ही सॉल्व करा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको बस कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। एक पॉइंट यहाँ पे भी है जिसकी वैल्यू मैंने इसमें क्वेश्चन में नोट डाउन नहीं की थी, बट आप कर सकते। आप सलीम सर के नोट्स खोल लियो और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना और ध्यान से सुन लेना, तो आपका अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बच्चे 9 मिनट में अब क्या कर सकते हैं हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक सॉलिड कॉन है और एक होलो हेमिस्फीयर है। सॉलिड कॉन जो है वो 3 किलोग्राम का है। ठीक है, और जो होलो हेमिस्फीयर है वो 4 किलोग्राम का है, और इसकी रेडियस r गिवन है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना h = 4r गिवन है। मैंने Hy4 पता नहीं क्यों लगा रखी है, सिर्फ h = 4r है। ठीक है, जब आप सॉलिड कॉन का मतलब एक बार सब कुछ अच्छे से बताते हैं। यहाँ पे ना ये रहा सॉलिड कॉन। ठीक है, थोड़ा सा मेरे डायग्राम पे बिल्कुल भरोसा मत करियो, क्योंकि डायग्राम मेरा वैसा है, मतलब मैं डायग्राम मेरे को बनाने नहीं आता यार। और ये है होलो स्फीयर। ठीक है, होलो हेमिस्फीयर। ओके, तो आप लोग देख सकते हो सॉलिड कॉन का सेंटर ऑफ मास जो होता है वो Hy4 होता है। ठीक है, और हमें h = 4r गिवन है। तो जब अपन सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी ना सॉलिड कॉन की, वो सिर्फ और सिर्फ आएगी r। कितनी आएगी? r। और ये है हमारा होलो हेमिस्फीयर। ओके, ये है हमारा होलो हेमिस्फीयर, और इसकी वैल्यू जो है 4 किलोग्राम और r दे रखी है। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि सॉलिड कॉन का Hy4 होता है ना, Hy4 होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका सिर्फ r आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? r। ठीक है, कैसे आएगा क्या आएगा आप खुद ही जानते होगे, क्योंकि इसमें कुछ समझाने का कुछ है नहीं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, और होलो हेमिस्फीयर का भी r गिवन है। तो जब अपन सेंटर ऑफ मास इसका लिखेंगे ना 3 किलोग्राम का, तो 0,r आ जाएंगे, जबकि 4 किलोग्राम का -r/2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी r गिवन थी और नीचे, तो इसका सेंटर ऑफ मास r/2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो सेम होता है, मतलब मिरर इमेज बनती है, जैसे कि आधा पार्ट इधर भी सेम है उधर भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिरर इमेज जब बनेगी ना तो एक्स सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 ही होगा। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, और बाईसीएम के लिए आप निकाल सकते हो m1/1 + m2/2 / m1 + m2। ठीक है,
जब आप सॉल्व करेंगे तो 0,RYS आ जाए RY7 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, सॉलिड स्फीयर है, इसकी जो वैल्यू है ना वो 4 किलोग्राम है, रेडियस R गिवन है, सॉलिड कॉन जो है वो 3 किलोग्राम का है, H=4R गिवन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। तो आप लोग खुद सोचिएगा कि यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है ना तो इसका 4 किलोग्राम है और इसमें जो पॉइंट गिवन है वो 0,5R हो जाएगा, क्योंकि गाइस ऊपर आप लोग खुद देखिएगा ये 1 हो जाएगी, मतलब जब बीच में हम इसको वो निकालेंगे ना तो R गिवन ये है और ये 5 हो जाएगी, तो 0,5R हो जाएगा। और यहाँ पे 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम जो है वो 0,R हो जाएगी, ठीक है। सॉलिड कौन का R होता है, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे XUM तो 0 आ जाएगा, बाई UM 23RY7 आ जाएगा, 23RY7, ठीक है। क्योंकि अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ओके। और अब हमारे पास सिर्फ 4 मिनट 40 सेकंड बचते हैं। अब बढ़ते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। dm/dx इक्वल्स टू लैम्डा। लैम्डा जो होता है वो लीनियर मास डेंसिटी होती है और लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ होता है, तो dm इक्वल्स टू लैम्डा dx, ठीक है। और ये dx जो एक स्ट्रिप है, dx जो है वो एक स्ट्रिप है, तो जिसको हम लिख सकते हैं dm इक्वल्स टू लैम्डा dx, ठीक है। तो जब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 और ये स्टेप dx है और x इक्वल टू l। तो जब आप निकालेंगे टोटल मास ऑफ द रॉड तो वो देख सकते हो इंटीग्रेशन dm 0 से l तक और l लैम्डा dx, ठीक है। ये अब चलो एक बार बता देती हूँ, देखो गाइज, अगर ना हे राधे, अगर ना यहाँ पे एक मास मतलब मैंने ना डीएम मास का वो मान लिया, एक स्ट्रिप मान लिया, तो डीएम जो होगा वो लैम्डा dx हो जाएगा। तो जब टोटल मास निकालेंगे ना रॉड का तो वो आएगा इंटीग्रेशन 0 से l तक और लैम्डा dx, ठीक है। ये तो तब हो गया जब हमको छोटे का निकालना हो, मतलब एक स्ट्रिप मान के। लेकिन अगर हमसे ये बोल दिया गया कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए आप निकाल सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू m/l। कितना निकाल सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू m/l, ठीक है। अब बढ़ते 17 वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो इसके अब बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल मास रॉड का पूछा गया, यहाँ पे एक स्ट्रिप है dx की, dm इक्वल टू लैम्डा dx, तो 0,0 l,0 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे जब आप लैम्डा dx की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे ना लैम्डा नॉट x, ठीक है, तो लैम्डा नॉट x dx, ठीक है। तो आप लोग खुद सोचिएगा कि x²/2 आ जाएगा ना, क्योंकि ये x तो x²/2 आ जाएगा। जब आप 0 से l तक वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा नॉट l²/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट l²/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट l²/2, ठीक है। अब बढ़ते इस क्वेश्चन की तरफ। लैम्डा इक्वल्स टू 2x + 3 और l की वैल्यू 10 मीटर गिवन है, ठीक है। जब आप निकालेंगे ना इसको 2x dx + 3dx तो यहाँ से निकल के आएगा 2x²/2 + 3x, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 130 आएगी। इस वाले क्वेश्चन को लिए मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, आपको तो आता ही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो लैम्डा इक्वल्स टू dm/dx इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो dm इक्वल्स टू लैम्डा dx, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू सिग्मा जो होगा वो एरिया मास डेंसिटी होगी। जब dm इक्वल्स टू सिग्मा dA दे रखा, मास पर यूनिट एरिया दे रखा, तो dm इक्वल्स टू सिग्मा dA, dm इक्वल्स टू सिग्मा dA, dm इक्वल्स टू सिग्मा dA, dm इक्वल टू सिग्मा dA, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक स्ट्रिप मानी गई है जिसका एरिया dA, और ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो m टोटल जो आएगा वो इंटीग्रेशन सिग्मा d आएगा। लेकिन अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन एरिया आ जाएगा। m टोटल सिग्मा a आ जाएगा, सिग्मा a आ जाएगा, सिग्मा a आ जाएगा, सिग्मा a आ जाएगा। तो सिग्मा क्या आएगा, मास अपॉन एरिया। सिग्मा क्या आएगा, m मास अपॉन एरिया। 55 सेकंड बचे चलो कोई बात नहीं, 55 सेकंड भी हमारे लिए बहुत है। लड़ते अपनी जंग जीतते। अभी हमारे पास 2 पेज बचे हुए, बट या आई हैव टू ट्राई कि 40 सेकंड में अपन कितना करते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो 40 सेकंड बस सोचने में चले गए कि 40 सेकंड हो गए। फिर उसके बाद मैंने लगाया दूसरा टाइमर। उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना, अब 2 पेज बचे हुए, उसके लिए 15 मिनट का तो एटलीस्ट लगाना ही चाहिए। तो मैंने 15 मिनट का टाइमर एकदम खूबसूरत से लगाया, एकदम अपनी तरह खूबसूरत। तो उसे जल्दी से लगाया क्योंकि आपको मुझे ये वाला लेक्चर कंप्लीट करवाना। और मैं बातें करते करते ये भी बता दूँ गाइज, कल से मेरे एक भी स्किप नहीं होंगे। मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ, कल से मेरे लेक्चर बराबर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूनिफॉर्म है सिग्मा इक्वल टू m अपॉन πr², और यूनिफॉर्म अगर होगा ml दिया रखा होगा तो सिग्मा इक्वल टू m/l² आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मान लो ये dx है। जब आप इसे निकालेंगे ना तो वो जो वैल्यू आएगी ना dm इक्वल्स टू सिग्मा d, जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगी सिग्मा नॉट b l²/2, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टेट में आपने पढ़ा ही होगा, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट x सरफेस चार्ज डेंसिटी होती, क्यू टोटल जो होता है वो माइनस सिग्मा नॉट b l²/2 होता है, ठीक है। लैम्डा जो होता है वो dm/dx होगा, dm जो होगा वो l dx हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू dm/d इक्वल्स टू dm इक्वल्स टू सिग्मा da, ठीक है। अगर वॉल्यूम मास डेंसिटी बोल दिया जाए ना
तो आप लोग निकाल सकते हो DM इज इक्वल्स टू रो DV, DM इज इक्वल्स टू रो DV, वॉल्यूम मास डेंसिटी DM इज इक्वल्स टू रो DV, 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 और लैम्डा इज इक्वल्स टू DM बाई DX, सिग्मा इक्वल टू DM बाई DA, सिग्मा इक्वल टू DM बाई DA, ठीक है। और अगर रो बोल दिया गया तो मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉन यूनिफॉर्म केसेस में सबसे पहले अपन ने डिस्क्रीट पार्टिकल के बारे में पढ़ा, जो था एक्सियम M1 X1 प्लस M2 X2, ठीक है। ये डिस्क्रीट पार्टिकल के लिए है। एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भर के इतने क्वेश्चन कर लिए, बॉडी हटाओ बिंदु लगाओ। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म केसेस पूछ लिया गया कि ऐसी रॉड दे दूँ जिसका लैम्डा चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप ना ऐसे सॉल्व करेंगे। कैसे? एक्सियम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन XDM अपॉन इंटीग्रेशन DM, ऐसी सेम फॉर बाई CM, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हो कि लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट X दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे X की वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्डा बढ़ेगा, तो ये भारीपन भी बढ़ेगा। तो आपको बस उसी टाइप से सॉल्व करना है। XDM की जो वैल्यू है, X की जो वैल्यू है उसको पुट कर देना लैम्डा नॉट X dx। जब सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओहो यार, अब थोड़ा ही बचा है तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। यहाँ पे देख सकते हो सेंटर ऑफ मास पूछा गया, लैम्डा की वैल्यू है जो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट X स्क्वायर, ठीक है। ये 0,0 L,0, तो इंटीग्रेशन से जब सॉल्व करेंगे ना, वही सब कुछ करना है आपको, तो आप आराम से कर सकते हैं। लैम्डा नॉट L की पावर 4/4 अपॉन लैम्डा नॉट L3/3, तो 3L/4 आ जाएगा। एज सेम फॉर दिस क्वेश्चन लैम्डा इक्वल टू 2X प्लस 3, बस वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। देखो मैंने तो सब कुछ सॉल्व किया है, जैसे सर कुछ भी क्वेश्चन कराते छुड़वा देते तो मैं जस्ट उससे सॉल्व करती हूँ। तो प्लीज़ आप भी करा करो। अगर आपको नहीं आएगा ना तो वो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कराऊंगी, ठीक है। सॉलिड स्फीयर जो है वो R है और सॉलिड कौन है, ये सॉलिड कौन की वैल्यू जो है वो है ये। तो चलो मैंने मान लिया कि ये दोनों एक वॉल्यूम के जो भी है। यहाँ पे ना मटेरियल बोला गया, सेम मटेरियल बोला गया है, तो सेम मटेरियल का मतलब रो सेम है ना, तो इनका रो सेम होगा। तो अगर हमें उसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा कि एक्सटेंडेड बॉडी है ना, तो बॉडी हटाओ बिंदु लगा वाला तो कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, तो वो लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हमें ना मास की वैल्यू नहीं पता, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मास की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आ जाएगी। रो इनटू वॉल्यूम से आएगी कि नहीं आएगी, बताओ आएगी कि नहीं आएगी। तो रो तो चलो कोई नहीं, दोनों में सेम मटेरियल बोला तो रो तो सेम हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम जो होता है ना स्फीयर का, वो होता है 4/3 πr3, और जबकि जो ये क्या था सॉलिड कॉन का जो होता है वो 1/3 πr² होता है, ठीक है। ये हो गया, तो उसका M1 निकाल लिया रो इनटू B से, और इसका M2 का भी निकाल लिया। जब वैल्यू पुट कर दी ना बाई CM की, तो हमारा जो आंसर आया वो 3R आया। कितना आया? 3R आया। वो कैसे निकलेगा? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, ठीक है। तो वैल्यू जब सॉल्व किया ना तो यहाँ पे निकला B1 5R प्लस रो B2 अपॉन R, और रो B1 प्लस B2, तो सब रो खत्म हो गया, तो 3R आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसका सेकंड मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट पेज पे दे रखा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक बात बताओ, जब 4/3 πr3 है ना, तो इसको मैंने B मान दिया, बोल दिया, लेकिन यहाँ पे भी तो जब 1/3 πr3 इंटू 4R है ना, तो ये भी 4/3 πr3 हो गया, तो दोनों का M आ गया। तो भैया मैं सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट पुट कर दिया तो 3R आ जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग पहुँच गए 24 पे क्वेश्चन तक। यहाँ पे सॉलिड का स्फीयर दे रखा है R, और 12 रो गिवन है और रो गिवन है, ठीक है। जब हम इससे सॉल्व करेंगे ना तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आराम से आ जाएगा। रो इनटू वॉल्यूम कर देंगे, मास की जगह नहीं होता मास इक्वल टू रो इनटू B, तो सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली हमारा 24वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। यहाँ पे मैं कुछ सोच रही हूँ, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि देखो रो से रो खत्म हो जाएगा और वॉल्यूम से वॉल्यूम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मास इक्वल टू रो B, तो रो जो 12 रो था यहाँ पे रो था, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो 6। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक डिस्क दे रखी है और स्क्वायर प्लेट लेंथ दे रखी है 2R, ठीक है। दोनों ही बने हुए सेम मटेरियल बोल दिया गया है, तो यहाँ पे ना मतलब क्या सेम है, सिग्मा πr² हो जाएगा ये M1, और M2 आ जाएगा सिग्मा 2R², ठीक है। वही सब वैल्यू पुट करो और आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ। लो आज मेरे लिए कोई गाना गाएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आज गाना गा देना, ठीक है, कुछ प्यारा सा। अब बचते हैं 9 मिनट 21 सेकंड, ठीक है। अब सिर्फ हमारा 1-2 पेज और बचे, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्क दे रखी है, ये छोटी डिस्क, ये बड़ी डिस्क दे रखी है, और ये इसका R रेडियस दे रखी है, और इसके में भी R रेडियस दे रखी है, ठीक है। अब आप खुद सोचो, इसका जब सेंटर ऑफ मास लिखेंगे तो -R,0 आ जाएगा, जब इसका लिखेंगे 2R,0 आ जाएगा, ठीक है। बस आराम से वैल्यू पुट कर दो और आंसर पाओ, वैल्यू पुट करो आंसर पाओ, खुशी के गीत गाओ, जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर दो। M1 की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा πr R² आ जाएगा, जिसको हमने M मान लिया, और M2 की निकालेंगे तो सिग्मा π2R² आ जाएगा, जिसको मैंने 4M मान लिया। XUM की वैल्यू
वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी ग्रेटर देन 0, जो कि थी 7/5r, ठीक है। और ये 27 वाला क्वेश्चन जो देख सकते हो कि एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है जिसके में ना लोकेशन फाइंड करनी है सेंटर मास की। तो ना डिस्क के अंदर एक बीच में आप लोग देख सकते हो उसका रेडियस r है, इसका सिग्मा है और इसका r/2 है और ये माइनस सिग्मा है, शायद मैंने मतलब कंसीडर करा है। और जब वैल्यू पुट वगैरह करेंगे तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना 28 वाला, इस क्वेश्चन में सर ने क्या किया है मैं आपको किस तरीके से समझाती हूँ। देखो, एक को सर ने क्या मान लिया, बड़ी वाली रॉड को मान लिया कि इसका सिग्मा है और छोटी वाली को मान लिया कि इसका माइनस सिग्मा है। अब हम सिग्मा माइनस सिग्मा करेंगे तो ओवरऑल तो 0 ही आ जाएगा। तो हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये खोखला है अंदर से, तो वही वैल्यू पुट कर देंगे, मतलब बॉडी हटाएंगे, बिंदु लगाएंगे और आराम से इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भाई साहब 29 क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा मौत आ गई। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत बारीकी से समझाया। आप लोग दिमाग में ये सोच रहे होंगे कि यार दीदी आप ना लिख के समझाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, लिख के मैं समझा सकती हूँ, मैं उन क्वेश्चन को लिख के समझाना चाहती हूँ जो कि समझने योग्य हैं, ठीक है, क्योंकि जो आप अच्छे से कर सकते हो तो उनको ऐसे ही कर लो। चलो अब याद करते हैं कुछ स्पेसिफिक। सेमी रिंग का आ जाएगा सेंटर ऑफ मास तो 2r/π होता है, सेमी रिंग का 2r/π, सेमी रिंग का 2r/π, 2r/π, सेमी रिंग का 2r/π, सेमी रिंग का 2r/π और सेमी डिस्क का 4r/3π, 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 सेमी डिस्क का 4r/3π, रिंग का 2r/π, सेमी रिंग का 4r/3π, ठीक है, रिंग का 2r/π और सेमी डिस्क का 4r/3π, ठीक है। अब बढ़ते हैं होलो हेमिस्फीयर की तरफ, ठीक है। ये मैं क्या बता रही हूँ, 4r/3π, ठीक है। होलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो होता है r/2। कितना होता है, r/2 होलो हेमिस्फीयर का r/2। सेंटर ऑफ मास कितना होता है होलो हेमिस्फीयर का r/2। और सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब देख सकते हो वो होगा 3r/8 सॉलिड हेमिस्फीयर का, ठीक है। अगर होलो कॉन का बोल दिया जाए तो वो होता है h/3, होलो कॉन का h/3 और सॉलिड कॉन का h/4। देखो अभी याद नहीं होगा एकदम से, अपन डेली इन्हीं सबको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। डेली पढ़ेंगे पक्का, मम्मी कसम। आर की जो वैल्यू होती है वो आप देख सकते हो कि वो ऐसे निकाल सकते हैं, r sin θ/2 अपॉन θ/2। और सेक्टर की निकालेंगे तो y = r2/3 sin θ/2 अपॉन θ/2। डेली पढ़ेंगे, डेली इनको जब तक पढ़ेंगे जब तक सेंटर ऑफ मास खत्म नहीं हो जाता। पक्का मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपको, एक एक चीज़ टिप्स पे आ जाएगी। अभी हमारा 30 मिनट, ऑलमोस्ट 30 मिनट में ये हमारा पूरा लेक्चर हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर एक चीज़ को मैंने इतने बारीकी से समझाया हुआ है कि सारी जितनी भी टारगेट बनाए हुए थे ना कि इसमें ये टॉपिक पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। 29 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हुए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बार देख लो, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वाला क्वेश्चन दीदी मेरे को दोबारा समझा दो, तो मैं पक्का नेक्स्ट वाले लेक्चर में समझा दूंगी। आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। अब मेरी वीडियो पक्का डेली आने वाली है और ओवरऑल ये 40 मिनट का मैंने अप्रॉक्सीमेशन लगाया था, बट 30 मिनट की वीडियो है। और कल 8 AM पे जो वीडियो है रोटेशन मोशन की वो आ जाएगी, मम्मी की कसम आ जाएगी, पक्का आ जाएगी और मैं स्किप नहीं करूँगी। तो प्लीज़ ट्रस्ट मी और लव यू सो मच गाइस, बाय, लव यू।